नमस्कार। आज 1 अप्रैल 2024 है। फाइनेंशियल ईयर शुरुआत का आज पहला दिन है और मैं आपके समक्ष सुबह सुबह ये एक वीडियो बनाकर प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा हूँ। और ये एक फ़ाइट क्लेम स्टोरी है और इसमें एक इंश्योर्ड ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया और फिर काफ़ी कम्युनिकेशन करके राइटिंग में, ईमेल्स के थ्रू और टेलीफोनिकली भी बातचीत करके अपना वाजिब क्लेम हक पाया। तो मैं आज आपको आपके समक्ष इस क्लेम स्टोरी को ला रहा हूँ। तो बिना कोई देरी किए हम इसको शुरू करते हैं। तो ये मैं, जैसे आप जानते ही हैं, मैं खुद अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ और मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में निवास करता हूँ और मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। और मैं यूट्यूब पे यदा कदा समय समय पर कुछ मोटर इंश्योरेंस के विषय में जानकारी और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के क्लेम्स की जो फाइट स्टोरी या उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको साझा करता रहता हूँ। ये काम मैं पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं करता हूँ और मेरा उद्देश्य अवेयरनेस पर फैलाना, सही और सच को बढ़ावा देना, ये मेरा उद्देश्य है कि जो भी कोई इंश्योर्ड है किसी के साथ गलत ना हो और जो भी जायज़ वाजिब क्लेम हक हो वो इंश्योर्ड को मिले। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे की कुछ वीडियो देख के मुझसे एक पड़ोस में ग्रेटर नोएडा के पास ही एक जगह जेवर, तो वहाँ के एक व्यक्ति कह सकता हूँ या लड़का भी कह सकता हूँ, तो एक लड़के ने या व्यक्ति कह लेता हूँ, व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया। पहले मेल की, फिर मेल पे मैं उनको अपना कांटेक्ट डिटेल्स देता हूँ। तो फिर हमारी बात हुई, ये सितंबर 2023 की बात। और जब उन्होंने मेरे से बातचीत की तो पता चला वो मेरे पड़ोस में एक जेवर जगह है जहाँ अभी एयरपोर्ट भी बन रहा है, तो वहाँ पर वो सर्विस में उत्तर प्रदेश सरकार के वो कर्मचारी हैं एक महकमे में, और वैसे रहने वाले वो मुरादाबाद के हैं। तो उनसे उनकी वाइफ के पास एक मारुति, मतलब वाइफ के नाम से उनके पास एक मारुति डिज़ायर कार है और उसका ये क्लेम विषय है। तो साहब इसको मैं थोड़ा सा पहले इस गाड़ी के बारे में बता दूं। तो ये मारुति डिज़ायर कार है, ये इनकी वाइफ के नाम है। वो इनकी वाइफ भी सर्विस करती हैं। वो उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत एक महकमे में जॉब करती हैं। तो दोनों ये जो हैं जॉब करते हैं। तो इन्होंने 2019 मॉडल मारुति डिज़ायर कार ली जो यूके उत्तराखंड नंबर है। और इसका शुरू में 3 साल के लिए जो इंश्योरेंस होता है इन्होंने वो लिया, तो वो चलता रहा, खैर कोई दिक्कत नहीं। वो मारुति टाई अप इंश्योरेंस था। उसके बाद इनकी पॉलिसी लैप्स हो गई, कुछ दिन लैप्स रही। इनकी गाड़ी एक पेट्रोल वर्जन कार थी। जब इनका पॉलिसी लैप्स हुई तो इन्होंने उसमें, चूँकि इनका काफ़ी रनिंग था, इन्होंने उसमें सीएनजी किट लगवाई और उसको आरसी पे एनरोल भी कराया। उसके बाद पॉलिसी चूँकि इनकी लैप्स हो गई थी, इन्होंने फिर एक निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस के वक्त प्री इंस्पेक्शन हुआ और गाड़ी की आरसी की कॉपी भी दी गई जिसमें सीएनजी चढ़ी हुई थी। तो ये इन्होंने 5/12/2022 से 4/12/2023 की कवरेज इन्होंने ली, पॉलिसी जो वैलिडिटी थी, जिसमें आईडीवी 6,18,462 थी। लेकिन इत्तफाकन जिसने बीमा किया वो उसमें सीएनजी को मेंशन नहीं कर सका पॉलिसी में, तो पॉलिसी में एक ये कमी थी। इसके बाद साहब इनको भी, आम आदमी को इन्होंने बातचीत भी की जिससे बीमा किया कि साहब आपने सीएनजी नहीं लिखी
उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी के आरसी पे सीएनजी लिखी हुई है, अगर कोई दिक्कत भी होगी तो बाद में उसको हम कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, और बाद में इसको एनरोलमेंट भी करा देंगे। बोले प्रीमियम हमने सीएनजी सहित सब कुछ लिया है। इसके बाद साहब ये 13/1/2023 की रात में गाड़ी इनके घर के बाहर जेवर में खड़ी हुई थी, जो इनका जो सरकारी मकान है जो क्वार्टर में मिला हुआ है, वहाँ पे रात 10:30 बजे के करीब खड़ी गाड़ी में आग लग गई। और सब आग लगी, इन्होंने बुझाने की कोशिश की, बुझाई भी, और गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो इंजन जो कंपार्टमेंट है वहाँ बुरी तरीके से आग लग गई, आग बुझा भी ली। उसके बाद साहब 14 जनवरी 2023 को इन्होंने अपनी बीमा कंपनी को जो है सूचना दी कि साहब ऐसे ऐसे गाड़ी में आग लग गई। बीमा कंपनी ने अपने एक कर्मचारी सर्वेयर थे उनको अपॉइंट किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉलिंग के तरीके से जो भी एक एप्लीकेशन था उसके थ्रू उस गाड़ी का इंस्पेक्शन किया। और उसके बाद साहब वो इंस्पेक्शन पूरा हो गया। ये बात है 17/1/2023 की। उसके बाद साहब वो ऐसे ही चलता रहा, ये इंतज़ार करते रहे। बीमा कंपनी ने फिर फर्दर इसमें कोई अपने एक इन्वेस्टिगेटर साहब अपॉइंट किए, और वो जो इन्वेस्टिगेटर साहब हैं वो भी लगभग 15 फरवरी 2023 यानी 1 महीने बाद वो जहाँ आग लगी थी वहाँ आए। उन्होंने गाड़ी देखी, बयान लिए, लोगों से पूछा, उसके बाद वो सेटिस्फाई हुए और चले गए। इसी दौरान फिर इन्होंने अपनी गाड़ी को एक गाज़ियाबाद में एक मारुति ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर रिपेयर करने के लिए भेजी, और मारुति ऑथोराइज सर्विस सेंटर ने इसका लगभग 21/2/2023 को 4,10,000 रुपये का एक एस्टिमेट दिया। उसके बाद साहब इन्होंने जो वो इन हाउस सर्वेयर साहब हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा साहब बस थोड़ा समय लग रहा है, 15-20 दिन लगेंगे, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप पूरी कीजिए और फिर आपका क्लेम हो जाएगा। उसके बाद साहब समय ऐसे ही बीतता गया। 15-20 दिन बाद इन्होंने फिर उनसे पूछा साहब वो क्या रहा उस क्लेम में। उन्होंने कहा साहब मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब मैं आपका ये क्लेम नहीं देख रहा हूँ। अब मिस्टर जो उन्होंने एक नाम बताया दूसरे इन हाउस सर्वेयर हैं, अब आपका क्लेम वो देखेंगे। तो इस पर कुछ और पूछताछ की तो साहब वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा साहब अगर ज़्यादा पूछताछ करोगे तो मैं आपका क्लेम नो क्लेम करवा दूंगा, बंद कर दूंगा, जीरो, फिर भटकते रहना, कुछ नहीं होगा। तो साहब ये बड़ा ही गलत व्यवहार था उनका। एक आदमी की गाड़ी में नुकसान हुआ है, जल गई है, वो परेशान है, 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया और वो उसके बारे में इंक्वायरी कर रहा है, तो इस तरीके से धमकी दी जा रही है, तो ये तो बहुत ही गलत तरीका था। उसके बाद साहब इन्होंने जो दूसरे साहब का नंबर दिया, जो दूसरे इन हाउस सर्वेयर थे, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है, आप इस गाड़ी के लिए, आपकी गाड़ी में आग लगी है, टेक्निकल रिपोर्ट मारुति से लेके दीजिए, तब कुछ इस पे फर्दर प्रोसेस होगा। तो साहब इन्होंने मारुति में बात की। वैसे तो अगर क्लेम सेटलमेंट करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है, और अगर बीमा कंपनी को क्लेम सेटलमेंट के लिए कोई आवश्यकता है और जो पब्लिक डोमेन में है तो वो बीमा कंपनी स्वयं ले सकती है। इंश्योर्ड के अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं कि वो उनसे क्या साहब ये टेक्निकल रिपोर्ट दो। और ये चाहिए भी थी तो सबसे शुरू में जब एक्सीडेंट हुआ था तभी इस बात के लिए कह सकते थे। तो ये काफ़ी डिले से ये बात कही गई। खैर इंश्योर्ड ने वर्कशॉप को बोला, वर्कशॉप ने जो मारुति के जो भी TSM होते हैं उनको बोला, और वो फिर प्रोसेस में आया कि उन्होंने कहा ठीक है देंगे, उसमें भी समय लगता गया। इसी दौरान बीमा कंपनी ने वो साहब उनकी पॉलिसी देखी, बोले साहब आपकी पॉलिसी में तो CNG तो है ही नहीं, तो इसलिए तो ये क्लेम जो है पहले इसको करेक्ट कराइए, इसमें CNG एनरोज कराइए। साहब वो इंश्योर्ड ने फिर इंश्योर्ड के हस्बैंड ने फिर जो है उसके लिए प्रयास किया कि साहब मैंने तो ऐसे ऐसे सब कुछ बताया था और ये तो बीमा कंपनी की गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो इसी दौरान बीमा कंपनी ने उनको एक नई पॉलिसी इशू की। इसमें एंडोज नहीं किया
जो इनकी आईडीवी थी 6,18,462, आईडीवी यही रखा। और इसमें जो गाड़ी की जो वैल्यू है वो 4,96,160 रखा। और सीएनजी के लिए भी इन्होंने एक वैल्यू को तय किया, और जो जो रेस्ट अमाउंट है वो इन्होंने सीएनजी के लिए रख दिया। तो इस तरीके से ये बहुत अजीब तरीका है। अगर कोई चीज़ पॉलिसी में सुधार किया जाता है तो एंडोर्समेंट किया जाता है, उसका एंडोर्समेंट नंबर आता है, उसकी डेट आती है, और उसके अकॉर्डिंग उस डिटेल के साथ किस लिए एंडोर्समेंट हुआ वो सारी जानकारी। लेकिन इस कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने एक पूरी सेपरेट नई पॉलिसी इशू की जो पहले दिन से और आखिरी दिन तक थी, कोई एंडोर्समेंट नंबर नहीं। और आईडीवी में को बाइफरगेट कर दिया कि ये व्हीकल के लिए 5,96,000 समथिंग, और जो रेस्ट अमाउंट बचा वो सीएनजी के लिए। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, इंश्योर्ड को तो इससे कोई प्रॉब्लम थी नहीं। उसके बाद साहब कुछ समय बीतता गया, ये जो है मारुति कंपनी ने, जो मारुति के टीएसएम थे, उन्होंने एक ये गाड़ी में जो टेक्निकल रिपोर्ट भी दे दी कि साहब कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, और किसी वजह से जो भी है, जो भी एक्सटर्नल सोर्स या किसी भी वजह से, बाहरी वजह से जो है ये आग लगी है। तो उसके बाद साहब ये रिपोर्ट है जो कंपनी के दूसरे इन हाउस सर्वेयर साहब थे उनको दी गई। उन्होंने साहब बोला ठीक है। फिर उन्होंने साहब एक क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑफ़र दिया। और साहब ये जो ऑफ़र था बड़ा अजीब था। मैं एक सर्वेयर हूँ, 20 साल से ज़्यादा मुझको समय हो गया है, तो मैं सच बताइए तो मैं खुद भी नहीं समझ पाया ये क्या ऑफ़र था। उन्होंने दिया साहब कि 5,96,160 रुपये आईडीवी मानी उन्होंने। रिपेयर लाइबिलिटी उन्होंने लिखी 5,94,199, जबकि वर्कशॉप ने एस्टिमेट 4,10,000 का ही दिया था। उन्होंने सैल्वेज वैल्यू के लिए 3,38,000 दिया। ये सैल्वेज वैल्यू या रैक वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू मैं इसे कह सकता हूँ, लेकिन ये सैल्वेज वैल्यू नहीं थी, ये गाड़ी की वैल्यू थी, व्हीकल सेल वैल्यू थी, कार सेल वैल्यू। तो ये बहुत होता है हमारे देश में, इसमें भी ऐसे ही हो रहा था। नहीं तो स्क्रैप होती है 70-80 हज़ार रुपये से ज़्यादा की, या 80-90 हज़ार की, यानी विदाउट रजिस्ट्रेशन, और ये विद आरसी बेचने के लिए इसमें लिखा जा रहा था। और तो खैर इसमें इन्होंने एक फिर नीचे लिखा एनओएस लाइबिलिटी 1,92,620, यानी इन्होंने किसी तरीके से एनओएस लाइबिलिटी, वैसे तो ये एनओएस लाइबिलिटी इन्होंने ये लिखा ही नहीं कहीं कि ये वो टोटल लॉस कर रहे हैं या मतलब ये कंस्ट्रक्टेड टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस बेसिस सेटलमेंट है या पार्शियल लॉस बेसिस है। एनओएस लाइबिलिटी लिख दी, जो कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एनओएस नाम का कोई शब्द आता ही नहीं है। तो ये मोड ऑफ सेटलमेंट क्या है वो तो दिया ही नहीं, रीइंबर्समेंट का एनओएस लाइबिलिटी लिख दिया। तो ये बहुत ही अजीब तरीका था। सच पूछिए तो ये अगर मतलब आप पढ़ लिखने के बाद अगर टेक्निकल तरीके से ठीक नहीं लिख पा रहे तो ये बहुत अजीब है। और ये बहुत कॉमन है इस तरीके से लिखना इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस क्लेम में, कि वो क्लेम CTL/TL है या पार्शियल लॉस है, ये लिखेंगे ही नहीं, NOS लिख देंगे, जबकि NOS तो कोई सेटलमेंट का वो ही नहीं है। तो क्लेम रीइंबर्समेंट करने के लिए साल्वेज वैल्यू को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। तो ये कोई मोड ऑफ सेटलमेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या ऐसा ही था, और ये बहुत आयत में होता है, तो यहाँ कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये टोटल लॉस बेसिस सेटलमेंट करने का लिए लिखना चाह रहे थे, जो शब्दों में नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने NOS लाइबिलिटी लिखी। तो फिर इन्होंने जो है नॉन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 25% डिडक्शन किया, चूँकि उसमें CNG लगी हुई थी और जो इंश्योरेंस में नहीं थी। इस वजह से इन्होंने 25% जो ये 1,92,620 है, इसमें 64,540 काटा। फिर एक्सेस क्लॉज 1,000 काटी। तो इस तरीके से 1,27,080 रुपये देने का इन्होंने ऑफ़र दिया टोटल लॉस में। और बाकी था कि भाई आप जो बाकी गाड़ी बेच के ले लेंगे। तो इस तरीके से बीमा कंपनी की लाइबिलिटी आ रही थी 1,27,080। तो साहब इंश्योर्ड तो ये जब देखा उसने कहा साहब मेरी तो रिपेयर 5,94,199 ये कहाँ से आ गई।
मेरा तो एस्टिमेट ही 4,10,000 का है, और जो 75% ऑफ IDV से कम है, तो ये तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस ही नहीं है। क्योंकि इन शॉर्ट मेरे कुछ वीडियोस देख चुका था इस किस्म के, तो वो काफ़ी कुछ अवेयर था, तो उसने काफ़ी इनसे कम्युनिकेशन किया। उसके बाद उसने सब सहमति नहीं दिखाई दी, बीमा कंपनी से बात की तो बीमा कंपनी बात ना करे। ये जो दूसरे इन हाउस सर्वेयर साहब थे, ये भी बोले साहब ज़्यादा पूछताछ और ये सवाल जवाब करोगे तो आपका क्लेम नो क्लेम कर देंगे, और मतलब उनको एक तरीके से धमकी दी, और कि साहब आप कंसेंट दीजिए और अपना क्लेम लीजिए, ख़त्म कीजिए। उसके बाद साहब इंश्योर्ड ने ये सब को चीज़ों के अपनी सारी डिटेल्स के साथ IRDAI में कंप्लेन की, बीमा कंपनी को कंप्लेन की। ये बात है 5/6/2023 यानी जून के महीने की। एक्सीडेंट कब हुआ था? 13 जनवरी को रात को। 6 महीने तक तो यही प्रोसेस इनका चल रहा है, 5 महीने हो गए। हाँ, 5 या 6 जो भी है वो महीने हो गए, लेकिन स्थिति वहीं के वहीं 5-6 महीने में सब इन्होंने IRDAI में कंप्लेन की भी, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। IRDAI उठा के बीमा कंपनी को मेल कर देता है, बीमा कंपनी वही अपना रटाया जवाब दे देती। IRDAI का जो सिस्टम है वो ये चेक ही नहीं करता कि जो जवाब दिया गया है वो पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट या बीमा नियमों के अनुसार सही है या गलत है। तो ये काफ़ी परेशान रहे। इसके बाद साहब इन्होंने सितंबर जो है 2023 में मुझसे संपर्क किया, और इन्होंने फिर मुझको अपनी जो पॉलिसी और ये डिटेल्स दी। तो जब मैंने इनकी पॉलिसी देखी, मैंने कहा साहब आपकी पॉलिसी में तो पहले दिन से ही CNG इसमें चढ़ी हुई है, कोई अलग से एक्स्ट्रा एंडोर्समेंट ही नहीं है, तो फिर CNG नाम का तो कोई डिडक्शन ही नहीं है। और दूसरा ये जो विद RC गाड़ी बेचने के लिए कह रहे हैं, ये एक गलत तरीका है, तो वो आप जानते ही हैं, तो आप इसके लिए कंप्लेन कीजिए, और अगर खर्ची 75% से कम है तो ये CTL होता ही नहीं है, तो आप सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगिए। फिर जब मैंने और जानकारी की तो पता चला है इसमें बीमा कंपनी ने कोई अप्रूव्ड सर्वेयर या अपॉइंट नहीं किया हुआ था। पहले अपने एक इन हाउस सर्वेयर से और दूसरी बात दूसरे इन हाउस सर्वेयर से सारा क्लेम प्रोसेस करा रहे थे, सर्वे भी उन्होंने ही किया था। तो ये भी इंश्योरेंस एक्ट का घोर उल्लंघन है। अभी पीछे कुछ समय पहले बीमा IRDAI ने एक बीमा कंपनी मैसर्स रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पे 1 करोड़ की इसीलिए पेनल्टी लगाई थी, और सेम चीज़ ये जो कंपनी थी ये भी ऐसा ही कर रही थी, लेकिन ये रिलायंस नहीं थी, एक दूसरी थी, और ये बहुत हो रहा है, बहुत खुलेआम हो रहा है। उसके बाद बीमा कंपनी को डर ही नहीं है, चूँकि IRDAI बहुत कंप्लेन आने पे भी एक्शन नहीं लेते, कुछ करता नहीं है। कभी बहुत लंबे समय में अगर कोई एक आध पेनल्टी लगा दी तो लगा दी, अब 1 करोड़ की एक कंपनी पे लगा दी, कंपनी तो बहुत सारी हैं, और निजी क्षेत्र की ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो उसके बाद फिर साहब इंश्योर्ड की तरफ से एक कंप्लेन की गई, उसमें DGP उत्तर प्रदेश को, DGP दिल्ली पुलिस को कंप्लेन की गई कि साहब बीमा कंपनी इस तरीके से इलीगल तरीके से ये जो है क्लेम सेटलमेंट कर रही है, और इंश्योरेंस IRDAI ऑफिशियल्स को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल्स को और हायर जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको शिकायत की गई। उसके साथ साथ बीमा कंपनी थोड़ी एक्शन में आई। जो बीमा कंपनी के इन हाउस सर्वेयर हैं वो थोड़े से डाउन हुए। उन्होंने कहा साहब ठीक है, कोई 25% डिडक्शन नहीं करेंगे, पूरा का पूरा ही जो है ये NOS बेसिस विद RC हम सेटल करेंगे, और ये अमाउंट है 4,46,120। इसमें से 3,38,000 वो जो विद RC बेचकर, ये शायद जो कंप्लेन जो DGP को कंप्लेन की उससे पहले की बात है, उससे पहले ही उनसे जो कम्युनिकेशन हुआ था कि साहब ये गाड़ी में जो CNG है वो पहले दिन से ही है, ये वो, तो ये उस दोस्त मैं थोड़ा गलत कर गया हूँ। तो वो जो सर्वेयर साहब हैं, थोड़ा जब टेक्निकल वे में कंप्लेन हुई, मेल हुई, तो वो उनका रुख थोड़ा चेंज हुआ, और उन्होंने कहा ठीक है साहब CNG का 25% डिडक्शन नहीं करेंगे। तो इंश्योर ने कहा साहब आप लिख के दीजिए, तो उसने मेल पर लिख के भी दिया कि 4,46,120 पर हम सेटलमेंट करेंगे। 3,38,000 रुपये जो है साल्वेज के, वो साल्वेज बायर फला देगा, और बचे 1,08,120 रुपये बीमा कंपनी देगी। यानी कि कंपनी
1,20,000 रुपये में ये क्लेम सेटलमेंट करना चाह रही थी, जो कि टोटल लॉस भी बता रही थी। उसके बाद साहब वो फिर कंप्लेन डीजीपी को की गई और ये आईआरडीए ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उनके ऑफिशियल्स और हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेन की गई। तो अब उसके बाद जो बीमा कंपनी के रीजनल क्लेम मैनेजर हैं वो हरकत में आए, उन्होंने इंश्योर्ड को फ़ोन करने शुरू किए। उससे पहले तो फ़ोन ही नहीं करते थे, फिर तो साहब फ़ोन पे फ़ोन, और बोले नहीं साहब हम तो जैसे आप चाहें वैसे तैयार हैं, आप आ जाइए वर्कशॉप पे मिलते हैं। तो साहब वो दिल्ली से गाज़ियाबाद उस वर्कशॉप पे मीटिंग तय करके इंश्योर्ड के अनुसार वहाँ पे आए, इंश्योर्ड गया उधर से, फिर वो कुल मिला के वो बात गाड़ी रिपेयर करने के लिए पे आए, तैयार हो गए, बोले साहब ठीक है हम तो रिपेयर करने के लिए जैसे आप चाहें वैसे तैयार हैं। तो फिर उन्होंने गाड़ी के रिपेयरिंग के लिए अप्रूवल दिया, लेकिन उसमें भी उन्होंने जो राइटिंग में अप्रूवल दिया उसमें लिखा कि साहब सीएनजी का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉक्सिमेट कॉज, आग लगने का प्रॉक्सिमेट कॉज ये सीएनजी है, तो इसलिए प्रॉक्सिमेट कॉज नहीं मिलता, एक रीज़न। कंज्यूमेबल नहीं मिलेंगे। नंबर 3, 10% साल्वेज डिडक्शन होगा जो भी मेटल पार्ट्स हैं, और चौथा एक्सेस क्लोज। तो इसके बाद फिर से इंश्योर्ड की तरफ से जवाब दिया कि साहब सीएनजी पहले दिन से ही सीएनजी जो है प्रॉक्सिमेट कॉज, ऐसा कहाँ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्रॉक्सिमेट कॉज फायर केस में नहीं मिलता। तो ये बड़े नहीं, मैं थोड़ा गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा था, ऐसा कहीं नहीं लिखा। फायर ईच एंड एवरी पार्ट जो भी गाड़ी का है सब पे फायर कवरेज होती है, तो ऐसा कहीं पॉलिसी में नहीं लिखा। तो ये तो मैं जो ये बात थी इसे सिर्फ बेवकूफ़ी कह सकता हूँ। तो उसका फिर वो जवाब ही नहीं दे सके। कंज्यूमेबल, हमने कहा ये एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें साहब कहाँ लिखा है जो पार्ट आप अलाउ कर रहे हैं, बॉनेट का कवरेज है, बम्पर का कवरेज है, या शीशे का कवरेज है, या और जो भी हैं, ये तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। गाड़ी एक्सीडेंट से जस्ट पहले जैसी अवस्था में थी उस अवस्था में लाने का खर्च जो भी होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। तो पॉलिसी में तो कहीं नहीं लिखा कि कवरेज सिर्फ कंज्यूमेबल के लिए है या नॉन कंज्यूमेबल के लिए नहीं है, ऐसा कोई भी भेद नहीं है। तीसरा, साल्वेज डिडक्शन 10% ऑफ मेटल पार्ट्स, कि हमें साल्वेज नहीं चाहिए साहब, आप अपनी साल्वेज को खुद ले लें, खुद बेच लें और हमारा क्लेम पूरा करें, और इंडेमनिफिकेशन की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। चौथी चीज़ थी एक्सेस क्लोज, 1,000 रुपये उसके लिए इंश्योर्ड एग्री करता था। उसके बाद साहब बीमा कंपनी का फिर उन साहब का जो रीजनल क्लेम मैनेजर है, अब उन्होंने सीएनजी के लिए प्रॉक्सिमेट कॉज न कह के कहा चूँकि ये जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन इसका कवरेज नहीं थी, बाद में एंडोज हुई एक्सीडेंट के, तो इसलिए हम सीएनजी का लॉस नहीं देंगे। बाकी उन्होंने कंज्यूमेबल के लिए कुछ नहीं कहा, कटने के लिए, साल्वेज के लिए कहा ठीक है वो हम खुद मैनेज कर लेंगे, और एक्सेस क्लोज तो हम एग्री कर ही गए थे इंश्योर्ड। उसके बाद साहब हम उन काउंटर जवाब देते रहे कि ये जो सीएनजी है ये तो पहले दिन से आप पॉलिसी पढ़ के देखिए, पॉलिसी, और अगर कोई गलती हुई भी थी तो भी वो बीमा कंपनी की तरफ से हुई थी, इसलिए बीमा कंपनी ने बजाय एनरोलमेंट करने के पहले दिन से इसको कवरेज में दिया हुआ है। तो साहब ये कम्युनिकेशन चलती रही, लेकिन बीमा कंपनी के साहब ने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। खैर वो गाड़ी रिपेयर करने के लिए हामी भर दी, गाड़ी चूँकि जली हुई थी तो थोड़ा टिपिकल होती है, धीरे धीरे वो गाड़ी रिपेयर हुई, और वो गाड़ी मार्च 2024 में लगभग रिपेयर हुई, जिसका 4,44,000 खर्चा आया। उसके बाद वो कैशलेस क्लेम फैसिलिटी की बात की गई, तो बीमा कंपनी ने कहा हमारा इनसे कैशलेस टाई अप नहीं है। हमने कहा साहब आप कैशलेस देंगे तो आपको जीएसटी का फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें एक 80-90 हज़ार या हो सकता है 1,00,000 रुपये के करीब 80,000 तो जीएसटी होगा ही होगा, जिसे इंश्योरेंस कंपनी भविष्य में जीएसटी इनपुट क्रेडिट जो होता है उसके थ्रू वापस ले सकती थी। लेकिन खैर बीमा कंपनी तैयार नहीं थी, तो खैर कोई बात नहीं, ये कैशलेस क्लेम फैसिलिटी देना कोई कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। तो इंश्योर्ड ने पेमेंट किया, उसके बाद उनको बिल और रसीद दी। उसके बाद बीमा कंपनी ने साहब ये 4,44,000 का बिल था और 4,08,000 रुपये का क्लेम पेमेंट इंश्योर्ड को कर दिया। तो अभी भी इसमें दो और चलो कुछ तो खैर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो जाती हैं
लेकिन इसमें जो मेन था, एक 22,000 रुपये की एक हेडलाइट थी, वो बीमा कंपनी ने नहीं दी। बीमा कंपनी का कहना था कि साहब ये इस क्लेम में एक और पहले इस पॉलिसी पे एक क्लेम पहले भी था और उसमें हेडलाइट डिमांड की गई थी और जो इंश्योर्ड ने नहीं डलवाई। तो वो साहब बड़ा ही अजीब सा रीज़न था, जबकि इस उसमें आग लगी थी वो तो इंश्योर्ड ने तभी अपने खर्चे से डलवा ली थी जब क्लेम में नहीं मिला। और तो खैर बीमा कंपनी ने ये हेडलाइट नहीं दी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा हो जाती हैं जब इतना काम होता है, तो शायद वो हों। तो इस तरीके से जैसे इंश्योर्ड को 1 लाख रुपए दे रहे थे, 4,08,000 रुपये का क्लेम मिला। इंश्योर्ड ने फ़ाइट की, एक लंबी लड़ाई लड़ी और फिर इंश्योरेंस कंपनी ने सारा क्लेम दिया। जो पहले उसको धमकाती रहती थी तुम्हारा क्लेम बंद कर देंगे, ये कर देंगे, बाद में उल्टा जब नियमों से लड़ाई लड़ी गई तो बीमा कंपनी बहुत दबाव में थी और डरी हुई थी। लेकिन यहाँ बीमा कंपनी इतना बेईमाना है कि इस क्लेम में बीमा कंपनी ने कोई अप्रूव्ड सर्वेयर ही अपॉइंट नहीं किया था। बीमा कंपनी के कभी रीजनल क्लेम मैनेजर साहब अपने आप को अप्रूव्ड सर्वेयर बताने लगते थे, जबकि उन्होंने कोई सर्वे ही नहीं किया था। वो एक टाइम गाड़ी के जो है एक्सीडेंट के कोई लगभग 6-7 महीने बाद मीटिंग के लिए वर्कशॉप में आए थे, तो वो कहने रहते कि साहब मेरे असिस्टेंट मेरे बिहाफ पे कर सकते हैं, ऐसे होते हैं। तो वो उनका बयान बहुत गलत था। उसके बाद फिर वो एक और एम्प्लॉय थे इंश्योरेंस कंपनी के, उनको सर्वेयर बताने लगे इस क्लेम के लिए। तो वो भी कोई मजाक नहीं है कि किसी को बताने लगे, जबकि सच्चाई ये है कि पहले एक इन हाउस वो भी अप्रूव्ड सर्वेयर नहीं था और जो बाद में दूसरा जो डील कर रहा था उसी ने ये सारा प्रोसेस किया, वो भी अप्रूव्ड सर्वेयर नहीं था। तो 4 लाख के क्लेम के लिए भी अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट नहीं किया गया था। तो ये बहुत ही गलत है। और रही बात जो हेडलाइट का क्लेम नहीं दिया, चूँकि मेन तो सारा क्लेम मिल ही गया। और हेडलाइट्स के लिए भी, हेडलाइट के क्लेम के लिए अभी या और जो अमाउंट कटा है जो भी छोटा मोटा, उसके लिए बीमा लोकपाल में इंश्योर्ड कंप्लेन कर सकता है और वहाँ सुनवाई होगी, हो सकता है उसको वो बाकी वहाँ से मिल जाएगा। तो ये एक इंश्योर्ड की फाइट स्टोरी थी जो बहुत खुश है। और उसको 13 जनवरी की रात 2023 में आग लगी और क्लेम मिला जाके मार्च 2024 में। 1 साल, शायद 1 साल 2 महीने बाद उसको क्लेम मिला। कितना पेशेंस रखा, कितनी फ़ाइट करी और सही तरीके से लड़ाई लड़ी और अपना वाजिब क्लेम हक लिया। आज उसकी गाड़ी परफेक्ट हो गई है और वो खुश है, वो खुश है, हम भी खुश हैं। तो ये स्टोरी आपको अवेयर करने के लिए थी। अगर कभी ऐसी दिक्कत आए तो सही तरीके से सही दिशा में प्रयास कीजिए, तो आपको बहुत उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा, आपका वाजिब क्लेम हक मिलेगा। नमस्कार।